आप देख रहे हैं 18 स्वदेश। एक खास बातचीत हमारे साथ आज हैं नीलकंठ मिश्रा, जो मार्केट और इकोनॉमी के दिग्गज हैं। हमारे साथ 18 स्वदेश की सेकेंड एनिवर्सरी पे नीलकंठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा स्नेह और गाइडेंस देते आए हैं। अब आप एक्सिस में चीफ इकोनॉमिस्ट बन के आए हैं, एक्सिस बैंक में एक्सिस कैपिटल की ग्लोबल रिसर्च को भी हेड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नए रूप में और नई इनिंग्स में 18 स्वदेश पे जुड़ने के लिए। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। गुड टू बी टॉकिंग हियर। चलिए फिर मैं बातचीत पहले ग्लोबल सेटअप से शुरू करता हूं, क्योंकि आप वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट ग्लोबल आता है। हमने Yes. 6 महीने पहले ये बात बाजार ने ये कहीं ना कहीं मान लिया था कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है स्ट्रक्चरली, और 6-8 महीने लैग के साथ रेट हाइक का सिलसिला भी पीक आउट हो जाएगा और जैन वैन में कहीं 2020 में यूएस से शायद रेट कट शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से क्रूड, डॉलर इंडेक्स और कुछ और कमोडिटीज भाग गई, और यूएस का डेटा भी बहुत कंक्लूसिव नहीं आ रहा है कि शायद इन्फ्लेशन भी पिक आउट हुआ है। आपको लगता है ये नैरेटिव थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा हायर फॉर लॉन्गर का, और ये बाजार ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली थी ये मानने में? जी हाँ, तो पिछले 6-8 महीने से हम भी यही कह रहे हैं कि एक ही बाजार और हमारा ही नहीं, वैश्विक बाजार भी जो 2009-10 के बाद जो पॉलिसीज ली थी डेवलप्ड वर्ल्ड ने, पर्टिकुलरली अमेरिका ने, उसका एक पॉलिसी इन्वर्जन हो गया है। जैसे उस समय उन्होंने अपने फिस्कल डेफिसिट्स कम करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गए थे। उन्होंने बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स को रिकैपिटलाइज किया था, कुछ लोगों को ओन भी किया था, और उसके बाद वो अपना फिस्कल डेफिसिट गिराना चाह रहे थे, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने अपने मॉनेटरी पॉलिसी इजी की हुई थी। तो 0% इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटेटिव ईजिंग, डॉलर छापते जा रहे थे। अभी उसका उल्टा हो गया है। तो उनका फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक्चुअली एक बार तो बहुत बढ़ा 2020-21 में। उसके बाद उनको कम करना था, पर वो कम नहीं हो पा रहा है। तो ये जो यूएस से लोगों की अपेक्षा थी कि वो रिसेशन हो जाएगा इस साल के अंत में या अगले साल, तो अब अगर फिस्कल स्पेंडिंग इतनी बढ़ी रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5.4%, ऐसे याद रखें कि यूएस की ही एक एकमात्र इकोनॉमी है दुनिया में जो अपने प्री कोविड ट्रेंड के भी ऊपर है। प्री कोविड लेवल के ऊपर तो सब पहुंच गए, हम भी हैं काफी हद तक, बट वो अगर ये ट्रेंड लाइन है तो बस एकमात्र वही इकोनॉमी है जो प्री कोविड ट्रेंड के ऊपर है। और वहां की फिस्कल डेफिसिट जो है, फेडरल गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है, वो 5.4 का बजटेड था, वो अभी 8 के भी ऊपर चल रहा है। तो अगर इस लेवल पे फिस्कल स्पेंडिंग होगी तो रिसेशन का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि फिर 10 ईयर बॉन्ड डील्स आपकी बढ़ी रहेंगी। जो दुनिया भर का रिस्क फ्री रेट है, जो जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल एसेट्स को वैल्यू किया जाता है दुनिया भर में, वो है 10 ईयर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड। तो वो अगर 4.25 4.5 पे चलता रहेगा, जबकि पिछले 10 साल में लोग 2 से 2.5% लेके चल रहे थे, तो अगर 2% से आप रिस्क फ्री रेट को बढ़ा दोगे, तो जो आगे के पी मल्टीपल्स, इन सब को हमको प्राइसिंग करना है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे ही एक्सेसेस हर जगह हुए पड़े हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत सारी इकोनॉमीज ने ये अज्यूम करते हुए, बहुत सारी कंपनीज ने ये अज्यूम करते हुए कि लो इंटरेस्ट रेट्स आते रहेंगे, और अगर लोन चुकता नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आपके अपनी अर्निंग से आप लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्रेश लोन्स लेके लोन को रीपे कर सकते हैं, जो जो इसको ज़ॉम्बी कंपनीज कहते हैं। तो इस तरह की कंपनीज अब कैसे सर्वाइव करेंगी? तो ये सब रिस्क जो हैं, ये अभी भी बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि
इन सब का असर जो है अगले 2 से 3 महीने में दिखने लगेगा, बिकॉज़ हर चीज़ में समय लगता है। जैसे अगर अभी किसी का लोन रोल ओवर ही नहीं हो रहा, जैसे आप ये देखें कि यूएस में मॉर्गेज रेट्स अब 7.8% पहुंच गई हैं, बट जो वेटेड एवरेज मॉर्गेज रेट अभी है वो हल्की सी बढ़ी है, बिकॉज़ हर कोई फिक्स्ड रेट पे बैठा था। वैसे ही कॉर्पोरेट साइड पे भी लोन रोल ओवर्स जो है वो अगले साल सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर से बढ़ने वाले हैं। तो तब जाके वहाँ पे रिस्क्स जो है वो मैनिफेस्ट होने लगेंगे, वो एक्चुअली उसका असर दिखने लगेगा। तो तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, और एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो पी मल्टीपल्स हम पे कर रहे हैं, जैसे आपको याद होगा दो 10, 11, 12 में 40-45 टाइम पे अगर कोई प्राइस टू अर्निंग्स पी मल्टीपल पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड करता था, अच्छे से अच्छा स्टॉक, तो लोग कहते थे बड़ा महँगा है जी। उसके बाद वो 45-50 हो गया, फिर 50-55 हो गया, फिर 55-60 हो गया। अब तो लोग 80 टाइम पे भी खरीदते हैं, और 80 का 70 हो गया, बोले सस्ता हो गया। ये मसल मेमोरी जो है, इसको फिर से अनलर्न करना होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल रिस्क फ्री रेट 2% का 4% होने वाला है, तो जो पी मल्टीपल्स हम देते हैं स्टॉक्स को, तो ये अगले 5-7 साल में ये पी मल्टीपल्स गिरते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीने में स्टॉक्स गिर जाएँगे, बट जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। राइट। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और पोर्टफोलियो का रुझान क्या होना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, इस पे आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं अब इंडियन इकोनॉमी की आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे मेट्रिक्स पे आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली, एक उभरता हुआ सितारा है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमारे यहाँ की जो रिफॉर्म मोमेंटम बन रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स को पुश मिल रहा है उसकी वजह से, उस पर आपका क्या व्यू है? नहीं, देखिए हम अ ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत है इस इकोनॉमी को पुश करने की, क्योंकि ये याद रखें, हम अब 18% विश्व की आबादी के जो है वो भारतीय है। तो ये वो 1-2 जेट्स लगा के इस जहाज को आप मूव नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे इंजिन्स चाहिए जिसके थ्रू ये मूव होगा। तो एक है बिज़नेस सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स, जैसे आईटी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स अभी थोड़े स्लो हो रहे हैं, बट अगर आप 3-5 साल का व्यू लें, तो बिज़नेस सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स की भारत से बैंकिंग सर्विसेज़ भारत से, बिज़नेस कंसल्टिंग भारत से, एनालिसिस ऑफ ऑयल ड्रिलिंग डेटा भारत से, लीगल, एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, स्पेस और साइंटिफिक रिलेटेड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 से $4 बिलियन साल के हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर से हो रही हैं। दूसरी दूसरा बदलाव है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। तो वहाँ पे जितना हम कर सकते हैं उतना हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स, स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट्स 2022 में 45,000 करोड़ थे। 2023 मतलब जो मार्च 23 में जो वर्ष खत्म हुआ, उसमें 89,000 करोड़ हुआ, जबकि 75,000 करोड़ का टारगेट था, तो उससे भी बढ़ के आया। इस साल का यानी इस फिस्कल ईयर का टारगेट था 1,40,000 करोड़, वो उससे बहुत ज़्यादा आने वाला है, लगता है, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में गुड्स एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। वैसे ही सेगमेंट्स हैं जहाँ जैसे अब रेलवेज़ में फाइनली कैपेक्स थोड़ा होता दिख रहा है, थोड़ा डिफेंस में आत्मनिर्भरता आ रही है। तो ये काफ़ी सारे इंजिन्स हैं, बट सबसे बड़ा इंजन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि शायद थोड़ा अनफैशनेबल है, कि हमारी रियल एस्टेट साइकिल जो है, जो रियल कंस्ट्रक्शन साइकिल है, वो 10 साल के बाद फाइनली टर्न कर रही है। उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमी पे। जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है, तो वो 3-4-5 बिलियन डॉलर से बढ़ेगा। अगर रेलवेज केपेक्स बढ़ता भी है, तो वो हो सकता है 5-7 बिलियन डॉलर से बढ़ेगा। बट अगर रियल एस्टेट साइकिल टर्न होती है, तो हो सकता है कि वो 25-30 बिलियन डॉलर से उसका एडिशनल डिमांड जनरेशन हो जाए। तो इसलिए उस साइकिल को भी ट्रैक करना, और उसके आसार जो हैं, उसके जो लक्षण हैं या सिग्नल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर, सीमेंट डिमांड, टाइल्स डिमांड,
पीवीसी पाइप डिमांड, केबल्स एंड वायर्स डिमांड, ये सब अच्छा कर रहा था। उसके बाद भी जुलाई अगस्त में भी वो सिग्नल्स काफी पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी अब ठीक कर रही, बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक केवल 7% ग्रोथ हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें अपने एम्बिशंस जो हैं थोड़े और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर हमें 2053 तक एक रिच कंट्री बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो हमें और उससे ज़्यादा पेस पे ग्रो करना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर दुनिया भर में रिस्क्स हैं और वो रिस्क्स एकदम अभी शायद डैमेज नहीं कर रहे हैं, बट वो रिस्क जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, तो जब भी वो रिस्क प्ले आउट होंगे तो हमारी इकोनॉमी पे भी, अर्थव्यवस्था पे भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आइलैंड नहीं है। तो जैसे हमारे एक्सपोर्ट स्लो हो सकते हैं, हो रहे हैं, इंपोर्ट में डंपिंग हो सकती है कि अगर केवल भारत में ही गुड्स डिमांड स्ट्रांग है, जैसे हम एक्सिस में एक ग्लोबल गुड्स डिमांड ट्रैकर ट्रैक करते हैं, तो वो अभी भी अपने प्री कोविड ट्रेंड से बहुत नीचे है। अमेरिका को छोड़ के हर इकोनॉमी का इन डिमांड जो है वो काफी कमजोर है। तो ऐसे में दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भारत में बेचना चाहेंगे, तो इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस का टेस्टिंग होगा। तो ये सब थोड़े रिस्क हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए।